नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले हफ्ते चर्चा आप तक हृदय जोशी लेकर आए थे और आज हृदय जोशी फिर से हमारे साथ हैं स्टूडियो में। और इनके मन का एक विषय भी है। इनके मन का विषय क्या कहें, त्रासदी भी है उसमें बहुत बड़ी, लेकिन इनके मन का विषय भी है बहुत बड़ा। एक हादसा होते होते रह गया उत्तराखंड में, और उत्तराखंड पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज, इन तमाम विषयों पर देश की विशेष रुचि रही है, रिपोर्टिंग रही है, पत्रकारिता रही है। तो आज उसके इर्द गिर्द बात करेंगे। हृदय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है हृदय आपका। बहुत शुक्रिया। और साथ में हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के साथी स्तंभकार कॉलमनिस्ट आनंद वर्धन भी हैं। आनंद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। हमारे एक और न्यूज़ लॉन्ड्री के साथी विकास जांगल भी हमारे साथ है। विकास, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। बहुत धन्यवाद। जो विषय जिसका जिक्र मैंने किया उत्तराखंड के मामले से, उस पर हम आज हमारी विशेष बातचीत केंद्रित रहने वाली है। तो हमारे साथ एक और मेहमान हैं जुड़े चर्चा में। नवीन जुयाल साहब हैं, भूविज्ञानी हैं, अहमदाबाद स्थित फिजिकल साइंस एंड रिसर्च लेबोरेटरी में सीनियर साइंटिस्ट रह चुके हैं। नवीन जी का भी बहुत बहुत स्वागत करेंगे हम आज की चर्चा में। धन्यवाद मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। हमारा इलेक्शन फंड जो अभी भी चल रहा है, 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम के 5 राज्यों के चुनाव से संबंधित हमारा इलेक्शन फंड है, वो चल रहा है। तो इसको पूरा करने में हमारी मदद करें। इसके अलावा एक और जानकारी, कल जब रविवार को इन 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे सामने आएंगे, तब 5 मीडिया संस्थान, न्यूज़ लॉन्ड्री, द न्यूज़ मिनट, द स्क्रोल, द वायर, द कारवन, ये 5 न्यूज़ संस्थान मिलकर सुबह से लेकर शाम तक आप तक नतीजों का लाइव विश्लेषण और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे एक साथ मिलकर। तो हमारे इस लाइव कवरेज को भी आप हमारे 5 जो संस्थान हैं इनके यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी राय दे सकते हैं। एक और छोटी सी जानकारी है, लगातार जिस तरह से तकनीक बदल रही है, उस तरह से कुछ लोगों को उसकी जो उपयोगिता है या उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है, उसको उस तक पहुंच पाने की जो चुनौती है, कुछ लोगों के लिए बढ़ती जा रही है। मसलन जो विकलांग हैं या दिव्यांग लोग हैं, डिसेबल्ड लोग हैं, उनके लिए जो टेक्नोलॉजी बदली है, बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं या स्मार्टफोन आ गई है तकनीकी, उनके लिए जो एक्सेसिबिलिटी का मसला एक बड़ी चुनौती बन गया है। तो न्यूज़ लॉन्ड्री ने एक प्रयास किया है कि जो हमारा ऐप है वो इस तरह के तमाम लोगों को जो तो किसी भी तरह की डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं, उन तक भी आसानी से पहुंच पाए, वो भी आसानी से हमारी जर्नलिज्म, हमारी पत्रकारिता को एक्सेस कर पाएँ, देख पाएँ, पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। उनके फ्रेंडली, उनके हिसाब से उनके मुफीद बनाने की कोई कोशिश है न्यूज़ लॉन्ड्री के ऐप को। इसका बीटा वर्जन बन चुका है। आप अगर किसी तरह की अगर सलाह देना चाहते हैं इस मामले में, तो आप newsable@newslaundry.com पर जाकर इसमें अपनी सलाह भी दे सकते हैं और इसके बीटा वर्जन को आप एक्सेस भी कर सकते हैं। चारधाम यात्रा के रूट में यमुनोत्री को जोड़ने वाली एक 4.5 किलोमीटर लंबी टनल बन रही थी। सिलक्यारा और बड़कोट के बीच में 4.5 किलोमीटर की लंबी सुरंग, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट रहा होगा। और उस इलाके में, हिमालय के जिस इलाके को बहुत संवेदनशील और बहुत अस्थिर माना जाता है, वहाँ पर इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट चल रहा था। अभी जो स्थिति थी उस टनल की, उसमें ये था कि 400 मीटर अभी उसमें खुदाई होनी बाकी थी। 400 मीटर, लगभग आधा किलोमीटर का हिस्सा अभी टनल का बनना बाकी था, लेकिन उसके पहले ही दिवाली के दिन वो टनल ढह गई, एक हिस्सा उसका। और जो ढही है उसका जो साइज़ है, लगभग 55 मीटर के करीब पूरी की पूरी टनल में मलबा भर गया है। यानी एक बार फिर से 55 मीटर का वो हिस्सा पूरी तरह से मलबे से और ध्वस्त होकर वहाँ पहुँच गया कि फिर से ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतनी बड़ी संरचना, हमारे साथ नवीन जुयाल साहब जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा मैं शुरुआती जानकारी इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपसे लेना चाहूँ, ये कितना फिजिबल था, यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मैं पहाड़ के विकास को 80s के दशक से देख रहा हूँ, अलग अलग स्वरूप में। जब 80 के दशक में मैंने काम शुरू किया था श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी के साथ में, आफ्टर माई एजुकेशन, तब हम कहते थे कि जो सड़कें बनती है वो रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे बनती है। आपको कितना फायदा होगा एक पर्टिकुलर इलाके में, उसके बेसिस पे आप सड़कें बनाते हैं। अब वो कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा
जब क्रिएटर ब्रिटेन का जो कार्यक्रम था वो मतलब जो क्रिएटर ब्रिटेन की जब मैं बात करता हूँ तो खास करके जंगल की बात करते हैं हम लोग। 1980 में जब ब्लैंकेट बैन लग गया कमर्शियल डिफॉरेस्टेशन में, तो सड़कों के रेट ऑफ रिटर्न वाला कंसेप्ट भी कम हो गया। अब बात उठी कि साहब हमको क्या बनाना है, हमको हाइड्रो पावर्स बनाने हैं, बिजली बनानी है, उसके संदर्भ में हमको एक्सेसिबिलिटी चाहिए, तो उसके लिए सड़कें बनी। और आने वाले समय में जैसे जैसे ट्रैफिक का वॉल्यूम बढ़ने लगा या जो भी रहा हो कार्यक्रम, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, आपने कहा कि हमको बड़ी बड़ी अच्छी सड़कें चाहिए जिसमें हम कंफर्टेबली जा सके। क्योंकि मैं एचपीसी का मेंबर रहा इस चारधाम में, तो इसलिए मैं कह सकता हूं आधिकारिक तौर पे कि जिस दिन के बड़े बड़े अधिकारी जब हमारी मीटिंग में आते थे तो कहते थे भाई ये लोग क्यों, हम लोग क्यों अपोज कर रहे हैं इसका, हम तो इतनी कंफर्टेबली पिथौरागढ़ से नैनीताल पहुंच गए। कमिश्नर साहब बोल रहे थे हमको कि हमको कमर में दर्द भी नहीं हुआ। अब उनका सोच ये है इस विकास का। सिलक्यारा में जब हमने ये घटना घटित हुई संडे को 12 तारीख को, तो सिलक्यारा की हमारे पास रपट नहीं थी, इसके डीपीआर हमारे पास नहीं था। अब मुझे डिटेल डीपीआर मिल चुकी है, मैंने डिटेल डीपीआर को पढ़ा और मैं कह सकता हूं आपको कि जो उनके निष्कर्ष थे इसके अलाइनमेंट के कि किस ढंग की चट्टानें मिलेंगी, किस ढंग की परिस्थितियां इनकाउंटर होंगी, वो लगभग उन्होंने कही हैं। उसमें मैं कहूंगा कि उन्होंने कहने की कोशिश की है, लेकिन उसमें मैं प्रश्नवाचक चिन्ह ये लगाना चाहूंगा कि जो उनकी डिटेल डीपीआर है उसमें जो टनल का अलाइनमेंट है 4.53 किलोमीटर, उसमें सिर्फ 3 होल मारे गए। क्योंकि जब हम लोग जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम उस अलाइनमेंट के थ्रू रॉक की क्या कैरेक्टर है, रॉक की धारक क्षमता कितनी है, ये सब हम उसका सही ढंग से मूल्यांकन करें और किस मीटर्स में क्या मिलने वाला है, इसका हमारे पास में एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। इसके लिए 3 होल, एक आपने बड़कोट में मारा 50 मीटर का, एक आपने राडी टॉप पे मारा 50 मीटर का, एक आपने सिलियारा के पोर्टल में मारा 50 मीटर का। 3 रॉक्स के 3 कोर जो निकाले आपने, उससे आपने उसकी पूरी जियोलॉजी को जनरलाइज कर दिया। जैसे आपने बार बार डीपीआर शब्द का यूज किया, तो मैं बता दूं दर्शकों को कि डीपीआर का मतलब हर प्रोजेक्ट की एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है और वो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर उसका एग्जीक्यूशन तय किया जाता है। तो वो डीपीआर आप कह रहे हैं, जो आप जानकारी हमें दे रहे हैं, जो अभी निकल के आ रही है इस हादसे के बाद, वो ये कि डीपीआर में बताया गया था कि 20% रॉक जो है वो मजबूत है, मैं सिंपल भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, और 20% रॉक जो है बहुत कमजोर क्वालिटी की है। आप जो दूसरा सवाल उठा रहे हैं वो ये कि केवल 3 जगह आप बोरिंग करके कैसे पता कर सकते हैं कि 4.5 किलोमीटर का जो सॉइल मास है वो सिर्फ एक जैसा होगा, या वो आप कह रहे हैं कि पर्याप्त नहीं था इसके अध्ययन के। ये बड़ी खामियां आप उजागर कर रहे हैं। 2 और आप फ्लैग कर रहे हैं मामले, वो ये कि सॉइल जो मास है उसका स्टडी करने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि वी कैन इनकाउंटर एक्यूफर्स विच इफ पंक्चर्ड विल लीड टू कोलैप्स ऑफ द वॉल। मतलब 17 दिन तक 41 मजदूर यहाँ पे नहीं फंसते, प्रोवाइडेड एक रूल है। मैंने उन्हीं की डीपीआर में पढ़ा, उन्हीं के डीपीआर में लिखा गया है कि 1.5 किलोमीटर से अगर लंबी टनल होती है तो उसके साथ में एस्केप टनल होना जरूरी है। लिखा उन्होंने उसमें, उसकी डीपीआर में इसमें भी है। इसके जो सीसीए का नोट है 2018 का, जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने, उसमें कहा है कि ये एस्केप रूट के साथ हम इसकी इजाजत दे रहे हैं। तो उसमें अभी जो ये बन रहा था इसमें एस्केप रूट कहीं नहीं थी। 3 ऑप्शन थे इनके पास में, सिंगल टनल विथ नो एस्केप टनल, कैरिज वे, कोई एस्केप टनल नहीं। पहला प्रपोजल है 7 मीटर उसकी चौड़ाई होगी, जो कि हम 2 लेन विथ पेप्ड शोल्डर बोलते हैं, और 5.5 मीटर इसकी हाइट होगी। दूसरा कहते हैं, वो दूसरा उनका ऑप्शन था ट्विन टनल, मैन टनल विथ पैरेलल एस्केप टनल, ये दूसरा ऑप्शन था उनका। और ये बड़ा अच्छा ऑप्शन था कि मैन टनल तो 7 मीटर की रहेगी भैया आपकी, लेकिन जो स्केप टनल होगी वो 5 मीटर की चौड़ी होगी और उसमें डिफरेंट लोकेशंस पे उसके परपेंडिकुलर स्केप दिए जाएंगे, उसका कनेक्टिविटी होगी, ये उनका एक कनेक्टिविटी दी जाएगी उनके। कि उन्होंने कहा कि सेकंड ऑप्शन जो है वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम कम है, इसलिए हम थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं, आरसीसी की पार्टीशन दे देंगे और टनल मैन आपकी 7 मीटर की तो रहेगी, ठीक है। दिस वाज अडॉप्टेड एज इट वाज कॉस्ट इफेक्टिव, ये अडॉप्ट किया गया। अब मैं को नहीं पता कि जमीन पर ये चीज अडॉप्ट हुई कि नहीं हुई। उनके लिए जो लोग जिम्मेदार लोग हैं, जो लोग नीतियां बना रहे हैं या जो इन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार लोग हैं, उनके लिए इस तरह के प्रोजेक्ट की इतने रिस्की प्रोजेक्ट की मजबूरियां क्या रहती हैं? क्यों एक के बाद तमाम घटनाओं के बावजूद हमको लगता है कि नहीं, हमको इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है? जो अकाउंटेबिलिटी की कमी ये भी है कि छोटी घटनाओं को छोटा बनाना, बड़ी घटनाओं को बड़ा बनाना, वो भी कुछ वक्त के लिए, कुछ वक्त के लिए, और
और ये मैंने पिछली बार भी बोला था कि 2006 में जो एक प्रिंस जो है वो गड्ढे में गिर गया था, तो उसका जो है 2-3 दिन तक जो 3 दिन तक नेशनल टेलीविज़न पे हुआ लाइव आ था, रहा था। तो उसको मीडिया समाजशास्त्री श्री विश्वनाथन ने पेज 1.5 स्टोरी कहा था, क्योंकि वो जो है इतना जो समाचार पत्र के लिए ऐसे तो बॉक्स आइटम रहता छोटा सा कि एक गिरा उसे निकाल दिया गया, एक बच्चा गिरा, लेकिन वो चूँकि पेज 3 भी नहीं है, पेज 1 भी नहीं है, चूँकि एजेंडा सेट किया है न्यूज़ टेलीविज़न ने दिन भर, तो अखबारों को भी उसे कवर करना पड़ेगा, क्योंकि एक सच्ची घटना को सोशल ड्रामा में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं पेज 1 और पेज 3 के बीच अटका हुआ कोई समाचार है, ये पेज 1.5 है, तो ये भी इसके भी कवरेज में वही दिखा जो और जो उसमें जो मूल मुद्दे हैं वो ठीक बात है। टेलीविजन की जो ताकत है, कई बार जैसे प्रिंस का मामला, वैसे तो चाहे पेज 1 रहा हो पेज 3 रहा हो, लेकिन उसने मैनहोल्स की जो समस्या है जिसमें कई बच्चे गिरते हैं उसकी ओर ध्यान खींचा, ये टेलीविजन की ताकत है। लेकिन इस प्रोग्राम की, इस घटना की जो कवरेज थी, मैं सिर्फ टीवी कवरेज की बात कर रहा हूँ, वो वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वो कवरेज जो थी वो सिर्फ इस बात पर केंद्रित थी कि कितना अच्छा रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। उसके बाद कुछ पत्रकारों ने ज़रूर, क्योंकि तब तक डिजिटल मीडिया में काफ़ी सवाल उठ चुके थे, जवाबदेही के सवाल उठाए। और यहाँ भी ये परसों की रिपोर्ट है भास्कर की, तो उसमें जो जोयल साहब कह रहे थे कि एस्केप जो रूट बनाए जाने थे 3, वो है ही नहीं, और है ही नहीं है अभी तक। और कंपनी से जब सवाल किया गया कि तो आपने एस्केप रूट क्यों नहीं बनाया, तो उन्होंने कहा कि हमने बीच में पार्टीशन कर दिया है, उसके बीच एग्जिट गेट है, तो इधर कुछ होगा तो उस तरफ मूव कर सकते हैं, बताया उन्होंने। हाँ, उस तरफ मूव कर सकते हैं। और दूसरा उस रिपोर्ट में ये था कि 22 तक का इसका डेडलाइन था, 2022 तक ये बन जाना था, लेकिन अब तक नहीं बना है और मई 2024 तक अभी जा रहा है। हमारा जो दूसरा विषय है वो है भारत और अमेरिका के रिश्तों में इस समय एक टकराव, एक फ्रिक्शन पैदा हुआ है। वो है एक सिख लीडर हैं, सेपरेटिस्ट लीडर हैं, जो कि अमेरिका के नागरिक हैं, और गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनकी हत्या की साजिश का आरोप अमेरिकी सरकार ने लगाया है भारतीय एजेंसियों के ऊपर। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि पहला एक होता है स्टेट पॉलिसी और एक होता है स्टेट प्रैक्टिस। तो स्टेट प्रैक्टिस के लिए ये कोई बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि हाँ, कोई अप्रत्याशित चीज़ नहीं है कि, और इसमें जो है कि सभी बड़े देश जो हैं सीक्रेट एजेंसीज करती हैं। CIA बदनाम रही है, KGB बदनाम रही, इस तरह के मोसाद बदनाम रही इस तरह के ऑपरेशंस के लिए। तो ये रही है, तो अब अटकलबाजी नहीं भी है, मान ले एक है कि एक एजम्पशन पर शुरू कर सकते हैं कि भारत ने ये किया है, मान लीजिए, तो अब इसके जो विकल्प हैं वो अमेरिका के पास भी बहुत ज़्यादा नहीं है। द्विपक्षीय जो संबंध होते हैं या बायलैटरल जो रिलेशंस है वो किसी एक मुद्दे पे आधारित नहीं होते हैं, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स है इंडिया US रिलेशन या कोई भी बड़े दो शक्तियों का रिलेशन कि वो एक मुद्दे पे अगर ड्रिवन हो जाए तब हर दिन कोई संकट हो, मतलब ये भी एक चलता रहेगा, बाकी चीज़ें भी चलती रहेंगी। जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह से हैंडल किया उसके बिल्कुल ही अपोजिट अमेरिका बहुत ही प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके, नहीं उनका डॉक्यूमेंट भी है जिसके आधार पे वो कह रहे हैं। ट्रूडो ने ऐसे कुछ नहीं बोला था, उनका बयान पार्लियामेंट और उनका एक्यूजेशनरी जो था लैंग्वेज का वो था कि आपको आरोप लगा के आप पे कहना कि आप ये करा रहे हो, लेकिन इन्होंने यहाँ पर ब्लो बाय ब्लो अकाउंट दे के कम से कम भारत को एक वो रखा, और रिएक्शन भी भारत की उसी हिसाब से है। और कल ही अमेरिका के कनाडा में भी भारत बोला है, हाँ, कनाडा के लिए इंडिया ये कह सकता है कि भैया आप अपना घर ठीक कर लो पहले, आपके यहाँ बहुत सारे सेपरेटिस्ट जो हैं वो पल रहे हैं और आप लोगों ने उन्हें हवा दी है, लेकिन यहाँ ये कहने की मतलब मैनूवरिंग स्पेस नहीं है। यहाँ इंडिया को, जैसा अभी इन्होंने कहा कि उन्होंने कहना पड़ा है कि हमारे पास इनपुट्स थे और ये वो ये देंगे, और दूसरा ये अमेरिका है, कनाडा नहीं है। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए
लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।